मेरे परिवार को मेरा नमन। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम आपके गोधली के गद्य खंड से तीसरे चैप्टर को शुरू किए हुए हैं, जिसका पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने पहले लेक्चर में हमारे जो लेखक महोदय हैं, जिन्होंने भारत से हम क्या सीखें इस चैप्टर को लिखा है, या यूं कहें कि भाषण के रूप में इसे प्रस्तुत किया है दुनिया वालों के सामने, या निबंध के रूप में लिखा है, संकलित किया गया है, उसी पाठ के जो लेखक हैं हमारे मैक्स मुलर जी, उनका परिचय हमने पहले लेक्चर में ले लिया हुआ था। आज ये दूसरे लेक्चर में हम दरअसल इस पाठ को बड़ी गहराई से पढ़ने जा रहे हैं। आपको बताते चलूं मित्र कि ये पाठ बहुत लंबा है। ये जो पाठ है ये बहुत लंबा है और बहुत गहरा भी। इसमें इतनी गहरी बातें की गई हैं, इतनी तलस्पर्शी बातें की गई हैं कि उन्हें समझने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश, पूरी चेष्टा के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे दमखम के साथ आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, और आपके तरफ से ये प्रयास रहे कि आप पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्र, इस पाठ में ऐसी ऐसी बातें की गई हैं हमारे अपने भारत देश के बारे में कि आपको भी सुनकर गर्व होगा, इस देश के एक प्राउड वासी होने के नाते, इस देश के एक प्राउड नागरिक होने के नाते आपको ये बहुत ही गर्व फील होगा कि भैया मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो इस देश में जन्मा हूं। बाकी आजकल के कुछ नेताओं की करतूत को छोड़ दी जाए तो आपको और किसी चीज के लिए इस देश में जन्म लेने का कोई खेद नहीं होगा, बल्कि इस देश की जो समृद्धि है, इस देश की जो विशालता है, इस देश की जो व्यापकता है, संस्कृति है, सभ्यता है, इस देश की जो गरिमा है, वो इतनी महान है कि आपको खुद इसका नागरिक होने में फक्र ना महसूस हो तो फिर कहना। ठीक है भाई, चले हम इस पाठ की शुरुआत करें। इससे पहले कि हम अब अपने पाठ को पढ़ते चलें, आपका एक काम होगा कि आप पूरी तरह से शांत होकर, शांतचित्त होकर आओ और इस सेशन से जुड़ जाओ। पूरी तरह से शांतचित्त होकर आओ और इस सेशन से जुड़ जाओ, और चलें करते हैं शुरुआत। पहले तो ये समझ लो, ये जो हमने चैप्टर लिया है भारत से हम क्या सीखे, ये दरअसल एक सवाल नहीं है बल्कि एक जवाब है। एक सवाल नहीं है, एक जवाब है। जवाब उन अंग्रेजों के लिए है, उन यूरोपियों के लिए है जो हमें तुच्छ समझते रहे, जो भारतवासियों को असभ्य समझते रहे, जो भारतवासियों को तुच्छ समझते रहे, निम्न कोटि के समझते रहे। ये जवाब है उन सारे यूरोपियों को, ये जवाब है पूरी दुनिया वालों को। और एक खुद अंग्रेज ने, मैक्स मुलर ने, एक अंग्रेज ने ही अंग्रेजों को जवाब दिया है कि भारत से हमें क्या सीखना चाहिए। ये सवाल नहीं है, ये जवाब है। ऐसे नहीं आप सवाल करते हो कि तो क्या सीखे बताओ, तो कोई कहता है बताएं क्या सीखे, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। उसी तरह से ये सवाल नहीं है कि भारत से हम क्या सीखे, पूछा नहीं जा रहा, बल्कि मैक्स मुलर के द्वारा, हमारे लेखक जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि भारत से आपको क्या सीखना चाहिए। समझे? हम भारतीय हैं और हमें भी शायद अपनी गरिमा के बारे में, अपनी समृद्धि के बारे में इतना नहीं मालूम होगा जितना हम आज लेखक की जुबानी देखने वाले हैं। मित्र, मैंने बताया कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो हो सकता है कि कई खंड, कई पार्ट में हमें इसे करना पड़े, शूट करना पड़े, या कई पार्ट में हमें ये क्लास कंप्लीट करना पड़े। तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, बस आप कोशिश करिएगा कि हर एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट को आप ध्यान से पढ़ो। पूरा सारे जब क्लिप्स खत्म हो जाएंगे, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उनको जब आप पढ़ोगे तो ना मजा आ जाए तो फिर कहना। चलिए अब फर्दर डिस्कशन ना करते हुए, आगे बात ना बढ़ाते हुए, हम सीधा अपने पाठ पे चलते हैं। मैंने बताया कि यहाँ हेडिंग ही देखो, भारत से हम क्या सीखें। क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन होता तो यह क्वेश्चन मार्क होता, प्रश्नवाचक चिन्ह होता, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है दोस्त, बल्कि ये एक जवाब है। ये एक जवाब है कि भारत से हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक, देखें, हमारे लेखक साहब कहते हैं, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है?
हमारा लेखक साहब जवाब दे रहे हैं कि बताओ बताओ बताओ, सर्वविध यानी हर तरह की विविधता, हर तरह की विविधता, संपदा मतलब हुआ यहां धन, कि हर तरह की विविधता का धनवान कौन है। हर तरह की विविधता, इसको आमतौर पर हम कहते हैं डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है जी। हमारा देश पूरी दुनिया में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ विभिन्न जाति के लोग, धर्म के लोग, भाषा के लोग, लिंग के लोग, हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग, हमारे यहाँ विभिन्न विभिन्न नस्ल के लोग इस देश में सुरक्षित रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो वही हमारे लेखक महोदय जी कह रहे हैं कि सर्वविध संपदा कि हर प्रकार की विविधता आपको यहाँ भारत में दिखने को मिलेगी। भारत की जो संपदा है, भारत की जो विरासत है, ये आपको हर प्रकार की विविधता दिखाई पड़ेगी। और प्राकृतिक सौंदर्य देखना है, अगर नेचुरल ब्यूटी देखना है, नेचर की ब्यूटी देखनी है, प्रकृति की सुंदरता देखनी है, तो वो भी आपको भारत में परिपूर्ण मिलेगा। यानी पूरी तरह से भारत जो देश है वो प्राकृतिक सुंदरता में भी परिपूर्ण है। भारत जो देश है वो सर्वविध संपदा में भी परिपूर्ण है। तो लेखक साहब हमारे सामने वाले को जवाब देते हैं कि बताओ बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वविध संपदा से परिपूर्ण हो। बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वविध संपदा से परिपूर्ण हो। वो कौन सा ऐसा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण हो। हाँ जी। तो लेखक कहते हैं यदि आप मुझसे पूछ लो इस बारे में। लेखक कहते हैं कि खुद से पूछो, मेरे से पूछ लो। लेखक अपने आप को कहते हैं कि तुम मुझसे पूछ लो, दुनिया वालों से। दुनिया वाले अगर हमसे पूछना चाहे कि भैया दुनिया में सर्वविध संपदा वाला देश कौन, दुनिया में प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश कौन, अगर कोई दुनिया वाला मुझसे पूछे तो मैं बस एक ही जवाब दूंगा कि वो भूमंडल पर, यानी पूरी की पूरी धरती पर जितने देश हैं भैया, पूरी की पूरी धरती पर जितने देश हैं, 193 या यूं कह लीजिए कि 203 देश, हालांकि 191 या 93 के आसपास ऐसे माने जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी देश इस भूमंडल पर, इस धरती पर, इस गोला पर जितने भी देश हैं, उन देशों का अगर अवलोकन करो, उन देशों को अगर जांचो, देखो, घूम के आओ, जाओ घूम के आओ उन देशों को, तब आप अवलोकन करने के बाद हमारे लेखक महोदय एक ही जवाब देंगे कि वह देश कौन है, भारत। समझे। लेखक साहब कहते हैं कि मुझसे कोई पूछेगा यदि कि बताओ पूरी दुनिया में 193 देशों के बीच या पूरी धरती पर जितने देश हैं, उन देशों के बीच वो कौन सा ऐसा देश है जो हर तरह की विविधता से परिपूर्ण है, हर तरह की संपदा से परिपूर्ण है, हर तरह की धन दौलत से परिपूर्ण है, हर तरह के ज्ञान से परिपूर्ण है, हर तरह के अनुभव से परिपूर्ण है। वो कौन सा ऐसा देश है जहां प्रकृति की सुंदरता भी रमणीय है। तो लेखक साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया को अगर मैं देख लूं, दुनिया के सारे देशों को अगर मैं देख लूं और तब मुझसे एक जवाब पूछा जाए तो वो एक जवाब होगा कि वो देश है भारत। इतना महान देश है हमारा, वो देश है भारत। भारत जहां, जोर दे रहे हैं, अपने जवाब को यहां जस्टिफाई कर रहे हैं। यहां तक तो उन्होंने जवाब दे दिया कि भैया वो देश है भारत, लेकिन फिर दोबारा उस शब्द को दोहराते हैं भारत, यानी अपने 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 जवाब को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। कहते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में वो कौन सा ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा से परिपूर्ण है, कौन सा ऐसा देश है जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, तो पूरी दुनिया के सारे देशों का अवलोकन करने के बाद, सारे देशों को घूमने, जांचने, परखने के बाद मेरे मुख से सिर्फ एक ही देश का नाम निकलेगा और वो देश है भारत। हाँ जी, मैं भारत की ही बात कर रहा हूं जो भूतल पर, जो धरती पर स्वर्ग है। मैं भारत की ही बात कर रहा हूं जो धरती पर स्वर्ग है। अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो,
स्वर्ग की चमक देखनी हो, रौनक देखनी हो, सुंदरता देखनी हो, उसका निखार देखना हो, तो वो सिर्फ आपको दिखाई पड़ेगा भारत में। स्वर्ग की कल्पना आपने जो भी करी हो कि खूब सुंदर बाग बगीचे होंगे, पहाड़ होंगे, झरने होंगे, नदियां होंगी, पशु पक्षी होंगे, सुंदर सुंदर फल फूल होंगे, अगर ये आपने कल्पना की है कि स्वर्ग ऐसा होता है, या आपने अगर पौराणिक और धार्मिक किताबों में आपने पढ़ा है कि स्वर्ग ऐसा होता है, या धर्म गुरुओं के अनुसार आपने सुना है कि स्वर्ग ऐसा होता है, अगर स्वर्ग की परिदृश्य की कल्पना आपने अपने मन में करी है, तो वो वास्तविक रूप में आपको अगर इस भूतल पर किसी धरती पर नहीं, इसी धरती पर अगर दिखाई देगी तो सिर्फ भारत में दिखाई देगी। तो धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो भारत। क्लास 10th के ही संस्कृत में एक पाठ है, वहां भी देवताओं के बीच में यह बात चलती है कि धरती का स्वर्ग कौन, तो देवता भी कहते हैं कि धरती का स्वर्ग भारत है। संस्कृत जब मैं पढ़ाऊंगा तो उधर ये बात आएगी, समझे? तो कौन है भाई साहब? भारत। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया, और किसने जीवन की सबसे बड़ी साक्षात्कार किस देश ने किया, और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो। आप जानना चाहते हो कि मानव मस्तिष्क यानी हम इंसान जितने सोच सके हैं, हमारी बुद्धि का जितना विकास हो चुका है, हमारे मन में जितनी समस्याएं आई हैं, जितने विचार आए हैं, जितने सवाल आए हैं, उनमें से जितने भी श्रेष्ठ सवाल रहे हैं, उत्कृष्टतम सवाल रहे हैं, सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा, द बेस्ट, जो बेस्ट सवाल रहे हैं, उन सवालों का जवाब हमें भारत में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले कहां दिखाई पड़ता भैया? भारत में। सबसे पहले भारत ही उस सवाल के जवाब का साक्षात्कार करता है, यानी बताता है। ठीक है, ये लेखक महोदय कहते हैं कि क्यों आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने, अच्छा अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं भारत का नाम क्यों लिया। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि भारत का नाम मैंने क्यों लिया, तो जवाब यह है कि मानव सभ्यता में, पूरी मानव सभ्यता में अगर सबसे ज्यादा, सबसे उत्कृष्ट उपलब्धि किसने हासिल करी है, तो वो हमारा भारत देश है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है, और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन के योग्य है, तो यहां भी मैं भारत का ही नाम लूंगा। भाई साहब, मुझसे कोई पूछे कि दुनिया के सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो पूरे भूलोक का अवलोकन करने के बाद, सारे देशों को जांचने परखने के बाद, ध्यान में रखने के बाद, सिर्फ एक ही देश का नाम मेरे जबान पे आएगा, और वो है भारत। अब पूछोगे क्यों भारत ही क्यों? तो भारत वो देश है जो भूमंडल पर स्वर्ग की छटा बिखेर रहा है। भारत वो देश है जो भूमंडल पर साक्षात्कार स्वर्ग को दिखा रहा है। धरती पर स्वर्ग, पाताल लोक से, पाताल लोक नहीं है भाई, स्वर्ग लोक से उह लोक से धरती पर अगर कोई स्वर्ग लेकर आया तो वो भारत की धरती है। भारत की धरती है जहां आपको स्वर्ग की छटा निखरती दिखाई पड़ेगी। लोग पूछेंगे ऐसा क्या है भाई भारत में, ऐसा क्या है भारत में? तो लेखक साहब खुद जवाब दे रहे हैं कि मानव मस्तिष्क ने अब तक जितना सोच विचार किया है, या अब तक इस मस्तिष्क में जितने भी सवाल उत्पन्न हुए हैं, उन सवालों का जवाब, उन सवालों को उपलब्धि की तरह अगर सर्वप्रथम पूरी दुनिया में किसी देश ने जवाब दिया है तो वो भारत है। यहां भी वो भारत है। भारत ने ऐसे ऐसे सवाल के जवाब ढूंढे हैं, ऐसी ऐसी समस्याओं के, जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढे हैं कि भाई साहब जो यूरोपियन लोग हैं ना, और वहां के जो महान महान दार्शनिक रहे, चाहे वो कांट थे, चाहे वो अरस्तु थे, चाहे वो सुकरात थे, जितने भी दार्शनिक रहे ना, चाहे वो कांट हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो आपके
अरस्तु ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके प्लेटो ही क्यों ना हो, ये जितने भी यूरोपीय दार्शनिक हैं, उनके साथ साथ यूरोप के लोगों को खुद भी भारत के आविष्कारों को, भारत की उपलब्धियों को सोचने की, चिंतन करने की जरूरत है। ये कौन कहते हैं? हमारे लेखक महोदय कहते हैं, मैक्स मुलर जी कहते हैं। मैक्स मुलर जी कहते हैं कि देखो, यदि यूनानी यानी यूनान के लोग, ग्रीस के लोग, रोमन यानी रोम के लोग, और सेमेटिक जाति, ये दरअसल एक जनजाति है, ये यहूदियों की ही एक जाति है। सेमिट यहूदी वो जिसे हम कहते हैं वो जुडाइज्म, ठीक है जी, जो आज के समय में इजराइल के रहने वाले लोग हैं। तो बोला जा रहा है कि चाहे यूनान के लोग हों, चाहे यूनान के लोग हों, चाहे यूनान के लोग हों, चाहे रोम के लोग हों, चाहे सेमेटिक जाति के यहूदी ही क्यों ना हो, कि विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? कोई अगर हमसे पूछे कि भैया एक बात बताओ, हम तो सिर्फ यूनान के साहित्य को पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ रोमन के साहित्य को पढ़ते हैं, हम तो सिर्फ सेमेटिक जाति के साहित्य को पढ़ते हैं, उनके विचारधारा को पढ़ते हैं, हमेशा उसी में डूबे रहते हैं। अब एक बात बताओ कि हम जो यूरोपियन हैं, हम इन्हीं लोग के साहित्य में डूबे रहते हैं, यूनानी, रोमन, सेमेटिक जाति के साहित्य में डूबे रहते हैं, इन्हीं के विचारधारा में हम हमेशा मगन हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा अब हमें साहित्य पढ़ना चाहिए इनके अलावा यूरोपियन ये पूछना चाहे, यूरोपियन अगर ये पूछना चाहे मुझसे बोले तो मैक्स मुलर जी से, यूरोपियन ये अगर पूछना चाहे मुझसे कि भैया यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों के विचारधारा से अगर हमें बाहर निकलना है, कुछ नई विचारधारा को पढ़नी है, कुछ नए साहित्य को पढ़ना है, जिससे कि हमारा जो जीवन हो उसका अंतरतम परिपूर्ण हो जाए, यानी अंदर से हमारी आत्मा तक परिपूर्ण महसूस करने लग जाए, ऐसा कौन सा हमें साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो जाए, जिससे हम पूरी तरह से हर तरफ से परफेक्ट हो जाए, नियर परफेक्ट? ऐसा कौन सा हमें साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो जाए? ऐसा कौन सा हमें साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारा अंतरतम परिपूर्ण हो जाए, हम अंदर से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए, हम अधिक विश्वव्यापी साहित्य, यानी ऐसा साहित्य, ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व में फैली हुई हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोम की सीमाओं तक वो विचारधारा की मान्यता हो, या यहूदियों के समुदाय तक ही उस विचारधारा की मान्यता हो, या वो विचारधारा की मान्यता सिर्फ यूनान तक ही रहे। हमें ऐसे साहित्य नहीं पढ़ने। इसके अलावा तुम बताओ ऐसा साहित्य जो पूरे विश्वव्यापी हो, इसके अलावा तुम बताओ ऐसा साहित्य पढ़ने को जो हमारा सर्वांगीण विकास कराए। तुम ऐसे साहित्य के बारे में बताओ जो हमारा अंतरतम परिपूर्ण कर दे। तो भाई साहब, वहां पर भी लेखक साहब हमारे कहेंगे कि तुम यह जन्म ही क्यों, अगले जन्म भी तुम पूरी तरह से एक मानवीय, संपूर्णता मानवीय बन जाओगे। तुम यह जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी तुम पूर्ण रूप से एक मानव बन जाओगे, और तुम्हारा यह जन्म ही नहीं बल्कि शाश्वत जीवन, यानी तुम्हारा पूरा का पूरा जन्म सुधर जाएगा यदि एक बार तुम भारत का साहित्य पढ़ लो। ठीक है जी। तो लेखक महोदय कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे पूछेगा यूरोप के लोग, चूंकि लेखक हमारे खुद भी एक यूरोपियन थे, तो इनका कहना था कि अगर यूरोप के लोग मुझसे पूछे कि मैक्स मुलर जी एक बात बताइए कि हम लोग तो हमेशा से यूनान के ग्रीस यूनान एक ही है, हम लोग हमेशा यूनान के, रोम के और सेमेटिक जाति के साहित्यों को पढ़ते रहे हैं, हम उसी में डूबे रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा उससे बाहर निकलना हो, नई दुनिया को देखना हो, नई चीज को समझनी हो, तो हम कहाँ के साहित्य को पढ़ें? तो हमारे जो लेखक साहब हैं वो अब भी भारत का ही नाम लेना चाहेंगे। क्यों नाम लेना चाहेंगे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भारत के साहित्य में ऐसी गुढ़ मंत्र है, ऐसा गुढ़ ज्ञान है जिसको जानने के बाद आपका अंतरतम परिपूर्ण हो जाएगा, आपकी आत्मा पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगी, यहां तक कि आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। इस जीवन ही क्या, आपका आने वाला अगला जीवन, बल्कि पूरा का पूरा शाश्वत जीवन आपका अमर हो जाएगा, पूरा का पूरा जीवन सफल हो जाएगा यदि एक बार आप भारत के साहित्य को पढ़ लो तो। देखो, ये हमारे लेखक महोदय का भारत का प्रेम। ये तो भाई साहब हमसे भी बड़े राष्ट्रवादी निकले, हमारे देश के प्रति इनका इतना प्रेम।
देखिए आगे, जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। भैया आप कई लोग ऐसे कहेंगे कि बाप बाप, आप तो लेखक महोदय जी, मैक्स मुलर जी, आप तो खूब तारीफ किए हैं भारत को कि भारत में ये, भारत में वो, कि मैं तो हर सूरत में ही भारत का नाम लूंगा। अगर आपसे पूछा जाए मैक्स मुलर जी कि बताइए धरती पर स्वर्ग कौन था, बोलेंगे वो भारत की धरती है। मैक्स मुलर जी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए धरती पर सबसे खूबसूरत प्रकृति का दृश्य कहाँ देखने को मिलेगा, प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैक्स मुलर जी आप तो कहेंगे कि वो भारत ही है। बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि धरती पर सर्वविध संपदा कहाँ देखने को मिलेगी, तो मैक्स मुलर जी आप तो जवाब देंगे कि वो तो भारत ही है। मैक्स मुलर जी यदि आपसे पूछा जाए कि यदि नवीन विचार को समझना चाहिए, अगर नवीन विचार को समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए, अगर नवीन विचार को जानने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो रोमन, यहूदियों और बाकी जो भी लोग हैं, चाहे आपके यूनान के लोग हैं, उनसे अलग हटकर थोड़ी सी विचारधारा पढ़नी हो, तो आप यहाँ पर मैक्स मुलर जी आप तो यहाँ पर भारत का ही नाम ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हम तो गए भारत के कलकत्ता में, हम तो गए भारत के कलकत्ता में, हम तो गए भारत के बंबई में, मद्रास में, लेकिन हमें कोई अंतर दिखाई ना पड़ा। हमारे यहाँ के जैसे यूरोपीय जो लोग रहते हैं वैसे ही भारत के बंबई वाले लोग रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे छोटे कपड़े पहनते, भारत में भी कलकत्ता वाले छोटे कपड़े पहनते। तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारत देश के बारे में, ये तो मुझे कहीं से सत्य नहीं नजर आ रहा। ये वो लोग बोलेंगे जो भारत के शहरों में आके घूम गए हों, वो लोग भारत की तुलना जब करेंगे कि लेखक महोदय आप तो इतना कह रहे थे, मैक्स मुलर जी आप तो इतना कह रहे थे कि भारत ये, भारत वो, भारत ये, भारत वो, हमें तो कोई अंतर ना दिखा। हम गए बंबई, हम गए कलकत्ता, हम गए मद्रास, और हमें ये ऐसा नजर ना आया कि भारत के लोग कुछ अलग है, भारत की संस्कृति कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हमने देखा वो नियर अबाउट हमने अपने देश में ही देखा है। तो हमारे देश के ही कल्चर तो उधर दिखाई पड़ रहे हैं। और हम भारतीयों की एक गंदी आदत ये है भैया, हम भारतीयों की एक गंदी आदत ये है कि हम यूरोपीय लोगों की खूब 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 नकल करते हैं। हम एकदम नकलची हैं, हम यूरोपीय लोगों की खूब नकल करते हैं। हम उनके संस्कृति की, उनके बोलचाल की, उनकी भाषा की, उनके खान पान की नकल कर कर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बनते हैं, बड़े बनते हैं। ये हमारी एक गंदी आदत है। हम लोग दरअसल भाई साहब, हम अंदर से भारतीय हैं और हम बाहर से भारतीय हैं और अंदर से अंग्रेज बने हुए हैं। हम बाहर से भारतीय दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर ब्राउन फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड वी आर व्हाइट। भैया हम लोग अंदर से सफेद यानी श्वेत लोगों की तरह, पश्चिम देश के लोगों की तरह हम बनने की कोशिश करते हैं, बाहर से भले हम भारतीय दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा है कि हमारे भीतर ये बड़ी गंदी आदत है कि हम उनको कॉपी करने में आगे रहते हैं। तो वहीं जब अंग्रेज हमारे यहाँ आते होंगे तो जब हमारे शहरों में घूमते होंगे तो उन्हें कहाँ अंतर दिखाई पड़ता होगा। उनके अपने शहर, हमारे यहाँ भी वही कल्चर, उनका अपना कल्चर, हमारे यहाँ भी वही कल्चर, उनका अपना पहनावा, हमारे यहाँ भी वही पहनावा, उनका अपना खाना पीना, हमारे यहाँ भी वही खाना पीना। तो कहाँ अंतर होगा। उनका अपना डांस, नाच गाना, अश्लीलता, हमारे यहाँ भी वही दिखाई पड़ रही होगी। तो उनको कहां से ऐसा अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए वो मैक्स मुलर से वो पूछेंगे कि मैक्स मुलर जी आप तो भारत की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे जी, लेकिन हमने तो भारत की कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे शहरों में यात्रा की है, शहरों का भ्रमण किया है हमने, हमें तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा हमारे अपने यूरोपीय देशों और भारत के देशों में। तो वहां मैक्स मुलर जी कहते हैं कि देखो बुआ, तुम भारत को गलत जज कर रहे हो। तुम भारत को देखने गए तो हो, लेकिन भारत दरअसल शहरों में नहीं बसता, भारत बसता है ग्राम वासियों के पास, गांव में। भारत गांव में बसता है। अगर सच्चे भारत के दर्शन करने हैं तो जाओ गांव में जाओ, तभी जाकर आपको भारत के दर्शन मिलेंगे, सच्चे भारत के दर्शन मिलेंगे। यहां से बड़ी प्यारा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां होंगे, तो आपका जवाब होगा गांव में। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भी भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है
केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। भैया आज आज 2-3 हजार वर्ष पहले क्यों जा रहे हो? तुम आज के ही भारत की बात कर लो। 2-3 हजार वर्ष पहले जाओगे तो तुम पहली शताब्दी की बात करोगे, दूसरी शताब्दी की बात करोगे, या अगर 3000 साल पहले चले गए तो हो सकता है तुम ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हो, यानी ईसा पूर्व 1000 साल पहले की बात कर रहे होगे। तो अगर 2-3 हजार वर्ष ही पुराना क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। वांछनीय का मतलब है यहाँ पर लाइक पसंद, उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने की दृष्टि की आवश्यकता है। अगर आपको लगेगा कि भारत में जो समस्या है, भारत में जो समस्या है, ये समस्या सिर्फ भारत में ही है, ऐसे समस्या दूसरे जगह पर नहीं है, तो नहीं, यह गलत बात है। जो भारत में समस्या आपने आज देखी है वो समस्या हमारे यहाँ भी रही है। हम यूरोपीय वालों के पास भी तो वैसी समस्या रही है। ऐसा थोड़ी कि हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं। हमारे यहाँ भी वो समस्या रही है और भारतवासियों के पास भी वो समस्या रही है। 2-3 हजार वर्ष ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, अनेक समस्याओं से भरा पड़ा है, जिनका समाधान 19वीं सदी के यूरोप के लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के लोगों को। भारत के लोग भी उस समस्या से जूझ रहे हैं और यूरोप के लोग भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो भैया यूरोप के लोग, आप अपने आप को श्रेष्ठ ज्यादा मत समझिए, आप भी उतने ही पानी में हैं उस समस्या को लेकर। हम भी उतने ही पानी में, भारत वाले भी उतने ही पानी में हैं। तो हमें दरअसल उस चीज को देखना होगा, हमें उस चीज को देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी, हमें उस चीज को देखने समझने का हमें क्षमता विकसित करना होगा, हमें वो विचार विकसित करनी होगी कि हम ये बात समझ सके कि भैया भारत में भी समस्याएं हैं, हमारे यूरोप में भी समस्याएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समाधान किसी के पास है तो वो भारत के पास है। सबसे ज्यादा यदि उपलब्धि किसी के पास है तो वो भारत के पास है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, अगर आपकी दिलचस्पी और साथ ना ही सिर्फ दिलचस्पी बल्कि आपकी पकड़, आपकी कौशल, अगर आपकी अभिरुचि, अगर आपके इंटरेस्ट की पैठ का मतलब हुआ यहाँ से उस चीज में पकड़, उस चीज में महारत हासिल करना। तो आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, अगर उस चीज में आपको महारत हासिल है और वो कोई एक विशेष क्षेत्र है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। अगर आप किसी खास चीज में दिलचस्पी रखते हो और उस चीज को और ज्यादा व्यापक करना चाहते हो, उस ज्ञान को और ज्यादा विस्तार देना चाहते हो, उस अनुभव को और गहराई देना चाहते हो, तो आओ भारत में आओ, आपको वो अवसर मिलेगा। भारत में आपको ऐसे पर्याप्त अवसर मिलेंगे जहां आप अपनी अभिरुचि को, अपने इंटरेस्ट को और भी ज्यादा पकड़ बना सकते हो, और भी ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी गहराई से उसको ढूंढ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है जी, भारत आपको वो अवसर देगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो जी, अगर आपने कोई बड़ी बड़ी समस्या उठा ली और उस समस्या का समाधान आपके यहाँ के दार्शनिक लोग भी नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ के भी विचारक लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भारत आओ, आपको उन समस्याओं को समझने के लिए एक नया नजरिया मिलेगा, भारत आपको अपना लेगा और उस समस्याओं को सुलझाने में वो आपका साथ देगा। भारत आपको अपना लेगा, उन समस्याओं को समझने के लिए अवसर देगा, पर्याप्त अवसर देगा, उसमें आपका साथ देगा कि आप उन समस्याओं को समझो और अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाओ, दायरा को बढ़ाओ और उन समस्याओं का समाधान यहाँ से लेकर जाओ। समझे, भारत वो भूमि है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ जी, चाहे जिस भी क्षेत्र विशेष में आपकी अभिरुचि हो, तो वहां भाई साहब उस रुचि को और बढ़ाने के लिए, उस रुचि में और घी डालने के लिए अब आओ भारत आओ, वो आपको स्थान मिलेगा, वो अवसर मिलेगा, वो आपको
भारत में वो आपको क्षेत्र मिलेगा जहां पर आप पर्याप्त रूप से अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर पाओगे। यहां पर आपको श्रीलंका, हिमालय से श्रीलंका तक आपको विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यहां हिमालय से शुरू होगा, और यहां श्रीलंका तक ये लंबी जो विशाल भू प्रदेश है, ये जो समतल भूमि है, विशाल समतल भूमि है, ये आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी का श्रीलंका तक चले जाओ, ये समतल भूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आओ यहां ढूंढो अपनी समस्या का समाधान। यहां आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त संसाधन मिलेगा। ठीक है जी। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अगर आपको जीव विज्ञान में इंटरेस्ट है, अगर आपको बोटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में इंटरेस्ट है, अगर आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको दर्शन में इंटरेस्ट है, अगर आपको आत्मा परमात्मा यानी धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट है, आप किसी भी विषय में यदि अभिरुचि रखते हैं और उस अभिरुचि को और हवा पानी देना चाहते हैं, उस अभिरुचि में और पैठ जमाना चाहते हैं और भी उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आइए भारत में, आइए ना हमारे भारत में, ताकि आपको वो सारे अवसर मिल जाए, पर्याप्त अवसर मिल जाए अपनी 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 अभिरुचि को और भी ज्यादा जानने के लिए, और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। समझे भैया? ये एक पेज पढ़ाने में हमें इतना समय लग गया, एक पेज पढ़ाने में हमें 40-45 मिनट लग गए हैं। समझे? तो ऐसे करके 40-45 मिनट की ही हम लोग क्लास करेंगे और इसे कई पार्ट में हम लोग करके करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे मित्र, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसे आपका काम है कि इसे बार बार आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, दोहराओ। अगर मैं एक बार समराइज करने की कोशिश करूं तो दरअसल भारत से हम क्या सीखे, एक सवाल नहीं है, एक जवाब है। एक जवाब है उन लोगों के लिए जो ये पूछना चाहते कि भारत में ऐसा क्या चीज है जो हम सीखने जावे। और हम यूरोपीय जो हैं पहले से ही बहुत महान हैं। हम जो व्हाइट पीपल हैं, हम जो गोरे लोग हैं, हम पहले से ही बहुत महान हैं। ईश्वर ने हमें तो अवतार दिया है कि वो हम भारतीयों को जाकर बुद्धि दें, हम भारतीयों को जाकर ज्ञानी बनाए, सभ्य बनाए। अगर आपको ऐसा भ्रम है, अगर आपको ऐसा घमंड है, तो मैक्स मुलर जी जवाब देते हैं कि भैया तुम भ्रम में जी रहे हो, भारत से तुम्हें क्या सीखना चाहिए, आओ हम बताते हैं। ये जवाब दे रहे हैं कि भारत से हमें क्या सीखना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा विविधता अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो भारत देश होगा। दुनिया में प्राकृतिक सुंदरता कहीं ज्यादा देखने को मिलेगी, पहाड़ पठार झरना नदी जहां भी आपको देखने को मिलेगी, बाग बगीचा, भाई भारत आओ, तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तुम्हें यदि जानना है अपने उन सवालों के जवाब तुम्हारे आज तक जितने यूरोपीय दार्शनिक ना दे सके, तुम्हारे उन सवालों के जवाब तुम्हें जानना है, उन कठिन पहलुओं को तुम्हें सुलझाना है जिसके जवाब आज तक तुम्हारे यूरोप के दार्शनिक लोगों ने ना दिया। तुम्हारे कांट असफल रहे, तुम्हारे अरस्तु असफल रहे, तुम्हारे प्लेटो असफल रहे, तुम्हारे सुकरात असफल रहे, तुम्हारे यूनान के साहित्य सारे असफल रहे, रोम के साहित्य सारे असफल रहे तुम्हारे यहूदियों के द्वारा लिखे गए वो सारे साहित्य। तो भैया आओ भारत में। भारत वो भूमि है तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान निकाल कर देगी। भारत वो भूमि है इतनी संसाधनों से परिपूर्ण, इतने अवसरों से परिपूर्ण। भारत वही भूमि है जहां आपकी सारी उत्कंठा, सारी जिज्ञासा, आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान होगा और आप यहां से संतुष्ट होकर जाओगे। चाहे आप किसी भी विषय क्षेत्र में आप अभिरुचि रखते हो, आओ। किसी भी विशेष विषय क्षेत्र में आप अभिरुचि रखते हो, किसी भी विशेष विषय क्षेत्र में आप अभिरुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, आओ भारत, बेफिक्र होकर आओ। और यहां से तुम्हें समाधान ना मिले तो कहना दुनिया का कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिजीविषा वाला प्राणी, चाहत वाला प्राणी, उत्सुकता वाला प्राणी जो भारत आया हो और भारत उसको जवाब ना दिया हो, भारत उसको समाधान करके ना दिया हो। ये महान धरती है हमारी भारत की। भैया धरती पर स्वर्ग ही अगर देखना है तुम्हें तो भारत आ जाओ। ठीक है भाई। भारत असली तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? गांव में। इस सब बात का ध्यान रखना है। चले आज हम यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।